नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। समय हो चुका है बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भगवानपुर से, जहां शिक्षा के मंदिर में छुआछूत देखने को मिली। जी हां, आपको बताते चले, कहते हैं शिक्षा का मंदिर समाज के लिए वो मिसाल होता है जिससे सभी जाति धर्मों के मानने वाले लोग एक साथ मिलकर बैठकर शिक्षा हासिल करते हैं और कोई किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं करता। लेकिन समाज में घुल रहा जातिवाद का जहर इस कदर हावी होता जा रहा है कि अब शिक्षा के मंदिर में भी इससे अछूते नहीं रह गए। ऐसा ही एक मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला है रुड़की के भगवानपुर के बीच किशनपुर पुहाना स्थित मदरहुड यूनिवर्सिटी का, जहां पर एक अध्यापक को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके लज्जित किया गया, जिसके बाद पीड़ित अध्यापक इतना मानसिक पीड़ित हुआ कि उसने सुसाइड करने की ठान ली और सुसाइड नोट भी लिखा, जिसका पता परिजनों को लगा और फिर भीम आर्मी को, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ता मदरहुड यूनिवर्सिटी पहुंचे और खूब जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही भगवानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मदरहुड में टीचिंग कराने वाले सुबोध ने मीडिया को रूबरू होते हुए बताया, पिछले दिनों में मुझे मदरहुड मेडिकल इंचार्ज संतोष वर्मा ने अपशब्द व जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया। इस बात को लेकर पीड़ित सुबोध ने सुसाइड नोट भी लिखा और मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। वहीं मेडिकल इंचार्ज संतोष वर्मा का कहना है कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मैंने भाई होने के नाते सुबोध को समझाया, लेकिन उसका उल्टा रूप ले लिया गया। भगवानपुर से हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं सुबोध कुमार, मैं ग्राम छंगामाजरी का रहने वाला हूं। मैं यहाँ पे पीएचडी डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत हूं पिछले 3 साल से। यहाँ पे मुझे थीसिस सेंड के लिए एक्सपर्ट के एड्रेस के वेरीफाई के लिए कॉल करने के लिए मैंने कॉल किया उन्हें, और उसके बाद में जो बात हुई है, ऐसा कहा है कि मैंने उनके साथ में दुराचारी करी है। ये मेरे से रिटर्न में भी ले लिया गया है और मैंने रिटर्न में भी दे दिया गया है अपने अधिकारी को, जिनके अंडर में काम करता हूँ, डॉक्टर गरिमा मैडम। डॉक्टर गरिमा मैडम के थ्रू वीसी साहब से भी बात होगी। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा सर हैं जो यहाँ पे वीसी साहब हैं, उनसे भी बात होगी। वीसी साहब ने उन्हें बुलाया था और उन्होंने सॉरी भी कहा है। जानकारी मिली आपको पड़ताल क्या जा रहा है, कौन कर रहा है, क्यों सर? मुझे करीब 4 बजे के समथिंग में 29 तारीख में कॉल किया गया और अपने ऑफिस में मुझे बुलाया डॉक्टर संतोष वर्मा सर ने। यहाँ पे प्रिंसिपल है फार्मेसी डिपार्टमेंट के। तो मुझे अपने ऑफिस में बुला के उन्होंने कहा कि अपना मास्क उतारिए। मैंने कहा कि सर कोरोना चल रहा है सर, मास्क उतारना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे कारण, और या तुम मरो या मैं मरूं, मैं कोरोना से मुझे कोई लेना देना नहीं है, या तो तुम मर जाओ या मैं मर जाऊं, कोई इशू नहीं है, मैं कोरोना का भी देख लूँगा। तो मैंने सर मास्क उतार लिया सर। फिर मास्क उतारने के बाद में उन्होंने मुझे कहा है कि तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम यहाँ के शहंशाह हो और तुमने पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर टट्टी फैला रखी है। हम यहाँ पे ऐश्वर्या राय खड़ी कर रखी है यहाँ पे फूल बिछाने के लिए, और तुमने वहाँ पे आके टट्टी बिछाने का काम करा है, और सुअर की टट्टी पे भी तुम गए गुजरे हो। तुम बिल्कुल, मेरे पास में ऐसे शब्द नहीं है कि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या कहूँ कि सुअर की टट्टी, अब तुम समझ सकते हो कितनी बुरी है, उससे भी तुम बहुत ज़्यादा गए गुजरे हो। और मुझे पता लगा है कि तुम नीच जाति के हो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पे ऐसे एक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम मेरे पे कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है कि तुम मुझे जानते नहीं है, मेरा जेलरों से भी संबंध है और आतंकवादियों से भी संबंध है, और मैंने मुजफ्फरनगर में भी जॉब करके आया हूँ, मैं पंजाब में भी जॉब करके आया हूँ, और मैं पंजाब में भी जॉब करके आया हूँ। मेरा कुछ नहीं तुम बिगाड़ सकते, और तुम्हारा कब एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा परिवार और तुम कब मतलब मारे जाओगे तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा। तुम डोरेमोन तो नहीं हो कि यहाँ से यूनिवर्सिटी का गेट खुलेगा अपने गेट में चले जाओगे। आपने प्रबंधक से नहीं की थी? जी सर, करी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर उन्हें बुलाया था और फ़ोन पे बात की थी, तो फ़ोन पे उन्होंने सॉरी कहा है, लेकिन सॉरी मैंने भी लिख के दे दिया था। जब ऑफिशियल मैटर खत्म हो गया था तो फिर मुझे अपने ऑफिस में बुला के क्यों प्रताड़ित किया गया है? पहले हो गया था जी। ऑफिशियल मैटर पहले ही खत्म हो चुका था, जो लिखित कार्रवाई थी वो हो चुकी थी। जी सर, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे इतनी गंदी ऐसी कोई बात नहीं हुई है मेरे संज्ञान में, और जहाँ तक जिस पद पे और जिस तरीके से हम जाति सूचक शब्द किसी से कहने की बात नहीं है। हाँ, उस बच्चे ने बार बार एक अपनी बात करने के तरीके की वजह से जो यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को बाहर
ख़राब किया। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनसे बात करना होता है या हमारे PhD स्कॉलर से बात करना होता है, ज़रा सा वो रफली बात किया करता है। तो इस बात की शिकायत अक्सर आती थी, पहले भी मेरे सामने भी आई, औरों के सामने भी आई। तो विगत दिनों ऐसे ही कहते हैं कुछ थीसिस वगैरह एक्सपर्ट के पास भेजना था, तो इस बाबत उनने उनसे बात करी, उसको सिर्फ एड्रेस वेरीफाई करना था। लेकिन वो एड्रेस वेरिफिकेशन के अलावा वो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी डिटेल करने लगा, जिसके बात करने का तरीका बड़ा ही निकृष्ट ही था। तो एक्सपर्ट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपने जिनको रखा हुआ है बात करने के लिए, ज़रा उनको कहिए कि अच्छे से बात करें। तो इस बात की बारे में मैंने उनकी जो बॉस हैं डॉक्टर करीमा शर्मा, मैंने उनसे बात कही कि ऐसे ऐसे वो उसके बारे में पुनः सुनने को मिला है। और साथ ही मैंने अपने ये आज माननीय वाइस चांसलर साहब को इसके बारे में बताया। तो माननीय वाइस चांसलर साहब ने मुझे और मैडम गरिमा को अपने चैम्बर में बुला के तो विस्तार से बात करी और उसे एक शो कॉज देने की बात कही गई। तो उस दिन वो अवकाश पे था। अगले दिन जब वो आया तो डिपार्टमेंटली जो हुआ होगा उसके बारे में मुझे याद विस्तार से नहीं पता। उसी दिन दोपहर बाद पुनः उसे एक स्कॉलर से बात करने का मौका मिला, जो मेरा ही स्कॉलर है जिसने PhD थीसिस सबमिट की हुई थी। कुछ फाइल वगैरह जो मेल पे आया हुआ तो उसके खुलने को लेते हुए उसने एतराज़ जताया कि ये आया नहीं है, जबकि वो पहले से आ चुका था। फिर भी स्कॉलर ने दोबारा भेजा, तो दोबारा भेजा, फाइल फिर उससे नहीं खुल रहा था। तो इस बात को लेकर उसने स्कॉलर से कुछ तलखी में बात कर ली। तो स्कॉलर भी बेचारा दुखी होते हुए मुझे बताया कि सर बार बार इस तरह की बात हो रही है, कोई बात नहीं, तो मैं PhD का स्कॉलर हूँ तो मैं तो सुन लूँगा। तो आत्महत्या के लिए उसने सुसाइड नोट क्यों लिखा, क्या कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बनाई हुई बात है, ये बनाई हुई बात है। हाँ, जहाँ तक मैंने उससे तलखी में बात करी, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा। मैंने जब वो मेरे दफ्तर में आया था तो मेरे बुलाने पे नहीं, वो स्वयं ही आया था, क्योंकि उसे पेन ड्राइव दूसरा स्कॉलर का था वो मैंने तैयार कर लिया था, वो लेने के लिए कलेक्ट करने के लिए आया था। तो उससे कुछ देर पहले इस तरह की बात थी, तो मैंने उसे तलखी में डांटा, झिड़का भी। लेकिन मेरा अभिप्राय ऐसा कुछ नहीं था जो कि जिस तरह से आप समझने की कोशिश करें। मैं एक बड़े भाई की तरह उसे समझाया, धमकाया। खबर आ रही है भगवानपुर से, जहां 17 दिन से लगातार धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच SDM भगवानपुर स्मिता परमार असवाल पहुंची। आपको बता दें, भगवानपुर खंड विकास के अंतर्गत ग्राम चोली शहाबुद्दीनपुर गांव में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर आज SDM भगवानपुर श्रीमती स्मिता परमार असवाल पहुंची और ग्रामीणों से धरना समाप्त करने की अपील की। लेकिन ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने तक धरना जारी रखने की बात कही, जिस कारण SDM को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल मामला भगवानपुर खंड विकास के ग्राम चोली शहाबुद्दीनपुर के सैकड़ों लोग पिछले 15 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज तक उनकी सुध लेने के लिए कोई मंत्री, सांसद या विधायक नहीं पहुंचा और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा। लेकिन आज 17वें दिन SDM भगवानपुर स्मिता परमार, तहसीलदार सुशील सैनी व खंड विकास अधिकारी कुसुम अपने अमले के साथ पहुंचे और धरना दे रहे ग्रामवासियों से धरना समाप्त करने की अपील की। लेकिन धरना दे रहे लोगों ने साफ तौर से SDM को धरना समाप्त करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। पूरा मामला यह है कि ग्राम चोली प्लॉट की लगभग 2000 की आबादी को काटकर मंडावर गांव को जोड़ दिया गया, जिससे ग्रामवासी नाराज थे और अपनी वापसी ग्राम चोली में ही चाहते हैं। जब तक इन लोगों की वापसी ग्राम चोली में नहीं होगी, इनका धरना जारी रहेगा। भगवानपुर से हम है आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 17 दिन हो गए कंटिन्यू धरना चल रहा है। हमने पहले ज्ञापन दिया था, फिर अल्टीमेटम दिया और अल्टीमेटम देने के 17 दिन बाद, और 17 दिन बाद भी इसलिए आई है कि हमारे कैबिनेट मंत्री और हम अपने उच्च अधिकारी जो उच्च नेता हैं हमारे, उनसे हम मिले कि करीबन हज़ारों आदमी पीड़ित धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए इन पे आदेश आज आया और आज मैडम धरने पर आई है और गरीब जनता की आवाज़ को सुना है और इन्हें आश्वासन दिया है कि इनका काम जो भी जिला स्तर या कोर्ट स्तर से होगा वो किया, हम उसके क्रम में काम किया जाएगा। जनता, हमारी जनता और हमारे PDO साहब भी हैं यहाँ पे, अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण भी है। आप सबको मुझे यही कहना है कि हम अधिकारी जो हैं वो नियम से बंधे हुए हैं।
तो अब नियम हमको जिस तरह से बताता था उस तरह से मतलब वीडियो साहब नोडल अधिकारी भी हैं निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए, तो उनके साथ और हम लोगों ने मिलके नियम के अनुसार ही उसका पुनरीक्षण किया। लेकिन अगर आप लोगों की कोई आपत्ति है तो उसको भी हम अपने उच्च स्तर में, शासन स्तर में हम उसको प्रेषित करेंगे और जो भी निर्देश हमें ऊपर से मिलेंगे हम उसका हमारे द्वारा मतलब हम अनुपालन के लिए बाध्य हैं तो उसका हमारे द्वारा अनुपालन किया जाएगा। ठीक है प्रधान जी, तो वो था ज्ञापन आपका है। खबर आ रही है जवालापुर से, जहां मानसून के इस सत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद क्षेत्रीय विधायक ने किया विधानसभा का निरीक्षण। स्थानीय लोगों को परेशानी न हो, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। इन दिनों उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी, लगातार बारिश अपना कहर दिखा रही है। हरिद्वार की विधानसभा जवालापुर में बारिश के बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर ने अपनी विधानसभा का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसमें विधायक ने अपनी विधानसभा में पड़ने वाले दर्जनों गांव के लोगों के हालचाल जाने और बारिश के कारण जहां जहां क्षति हुई है उन किसानों से मिलकर मुआवजा दिलाने के लिए उन्हें जल्द ही भरपाई करने का भी आश्वासन दिया। लगातार हो रही वर्षा के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगा, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के बाद जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए। आपको बता दें, भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने जवालापुर विधानसभा के गांव कोठा मचारेडी से शुरू होकर बंजारेवाला तक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश के कारण जो सड़क व पुल टूटे हैं, जिस कारण कुछ रास्ते बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, उनको खोला जाएगा। वहीं विधायक ने बताया कि 45 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है, वह जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। ज्वालापुर से हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बाढ़ के कारण से जो हानि हुई थी उसका सर्वे आज हमने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उनके अधिशासी अभियंता, कृषि के लोग और राजस्व के लोग, लेखपालगण, राजस्व के अधिकारी और जो अन्य अधिकारी गण थे उनको लाकर मौका मुआयना कराया। जहां जहां क्षति हुई थी विधानसभा ज्वालापुर में, उसको पूर्ति के लिए हमने तत्काल कहा कि जो राहत राशि देनी है किसानों को वो मुहैया करा दें और जहां जहां सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, रास्ते अवरुद्ध हैं, उनको खोला जाए, निर्माण उनका करा जाए। जिस स्थान पर खड़े हैं हमने 45 करोड़ की लागत से यहाँ पर पुल की स्वीकृति के लिए दे रखा। तकनीकी छोटी मोटी कमियों के बाद उसको मैं समझता हूँ जल्दी यहाँ शुभारंभ कर दिया जाएगा और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आजादी के बाद हम टांडा हसनगढ़ के लिए, गांजा से लेकर टांडा हसनगढ़ के लिए 4 किलोमीटर की सड़क और एक बहुत बड़ा पुल दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां शालीग्राम घाट से बरसात के इस मौसम में एक नन्हा कछुए का बच्चा नाले में जीवित तैरता हुआ मिला। सूचना मिलने पर नगर निगम हरिद्वार सुपरवाइजर गोपाल मोदी ने खड़खड़ी चौकी को सूचना दी। खड़खड़ी चौकी ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। वन विभाग अधिकारियों और खड़खड़ी चौकी पुलिस टीम ने उस छोटे से नन्हे कछुए को पकड़ लिया और वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह नन्हा सा कछुआ भटक कर तालाब से नाले में आ गया है। उन्हें कछुओं को तालाब में छोड़ दिया जाएगा। हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए हरिद्वार से कैमरामैन हितेश शर्मा के साथ देवेंद्र गिरी की रिपोर्ट। सर, आप वन विभाग में पोस्टिंग कौन सी चौकी पे है सर? आप मैं ये सेक्शन ऑफिसर खड़खड़ी चौकी में। तो सर, आप खड़खड़ी चौकी पे आप आए और आपको सूचना खड़खड़ी चौकी से गई कछुए की? पुलिस चौकी से। अच्छा, तो सर ये आपके सपुर्द में कछुआ आ गया अब, तो अब इसको जो है आप कहाँ पर छोड़ेंगे इसको? जहाँ तालाब है हमारे यहाँ, जो अंदर नेचुरल तालाब है जी जी, तो उनके आस पास छोड़ दिए। आपका सर नाम क्या है सर? मेरा नाम देव सिंह जी बंदर होगा और राजा के कागज। जो सूचना जो है कछुए की वो कहाँ से प्राप्त हुई? एक कछुआ जो है शालीग्राम घाट पर पाया गया, जिसकी सूचना एक निगम कर्मचारी द्वारा एक सूचना पुलिस चौकी खड़खड़ी को प्राप्त हुई, जिसमें एक निगम कर्मचारी द्वारा बताया गया कि शालीग्राम घाट हुए वहाँ पर जो वन विभाग के दरोगा है उनको सूचना दी गई। दरोगा कछुए को सुपुर्द कर दिया गया।
खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां दिव्यांगों को पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर जसवान का सहारा, दिव्यांगों को बांटे उपकरण। ऋषिकेश में इन दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर जसवान दिव्यांगों के लिए सहारा बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर जसवान ने ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र के एक वेडिंग पॉइंट में दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों दिव्यांगों को उपकरण प्रदान किए गए। वहीं दिव्यांगों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व सिंह जसवान का हृदय से आभार व्यक्त किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह जसवान ने बताया कि दिव्यांगों के अंदर भी कई प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। लगातार मैं और मेरी टीम दिव्यांगों के ऊपर कार्य कर रही है। इन दिव्यांगों का मैं हर प्रकार से सहारा बनूंगा। इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार कराता रहूंगा। हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए ऋषिकेश से ब्यूरो रिपोर्ट। जब सरकार कोई अपना काम नहीं करती है तो जन सेवक जो होते हैं उनको वो दायित्व निभाना पड़ता है और जन सेवक के रूप में मैंने अपने को ऑफर किया और आज जितने दिव्यांग हैं उनके लिए हमने घर घर सूचना भिजवाई बाकायदा। उनके मोहल्लों में, उनके घर में सारी सूचनाएं भिजवाई गई, पूरा प्रचार प्रसार करवाया गया। और हो सकता है कि इसके बावजूद भी सबके पास सूचना न पहुंची हो, पर हम जितने दिव्यांग हैं, जितने किस्म के दिव्यांग हैं, हम उनके लिए हमने व्हील चेयर से लेकर के, साइकिल से लेकर के, बैसाखी से लेकर के, छड़ियों से लेकर के, आँख के चश्मे, कान के मशीनें, तमाम उपकरण हमने उनको यहाँ उपलब्ध करवाया और मैं समझता हूँ उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। ये दिव्यांगों के सेवा जो है वो ये सब स्वार्थों से ऊपर है। कोई दिव्यांग, जिस तरह के दिव्यांग यहाँ आए हुए हैं, न तो कोई वोट देने जा पाएगा, न तो किसी को घर जा पाएगा कि उसको वोट दे दो, पर हमने इसलिए ये अपना दायित्व समझा है कि सबसे बड़ा पुण्य काम ये है। खबर आ रही है चमोली उत्तराखंड से, जहां आशुतोष महामृत्युंजय महादेव मंदिर में भक्तों द्वारा किया गया शिवार्चन और जलाभिषेक। आपको बताते चले, चमोली जिले में पिंडर घाटी देवीधुरा पर्वत शिखर पर विराजमान सुप्रसिद्ध भगवान आशुतोष महामृत्युंजय महादेव मंदिर में शनिवार को सिमली और गढ़कोट के ग्रामीणों ने शिवार्चन का आयोजन किया। इस अवसर पर सबसे पहले प्रातः पुजारियों और रावलों के मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में मुख्य पूजा अर्चना करने वाले मनवर सिंह बुटोला और इंद्र सिंह नेगी ने परिजनों के भगवान आशुतोष महामृत्युंजय को जल, कलश, बेलपत्र आदि चढ़ाकर जलाभिषेक पूजा अर्चना की। दोपहर को मंदिर गर्भगृह में भगवान आशुतोष महामृत्युंजय को भोग चढ़ाने के साथ ही यज्ञशाला में हवन किया, जिसमें दोनों गांवों के ग्रामीणों ने सपत्नीक हवन में आहुतियां दी। यज्ञ हवन के संपन्न होने के उपरांत मंदिर की परिक्रमा की गई। उसके बाद मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को भंडारे में भोजन और प्रसाद परोसा गया। अपने दर्शकों को बताते चले, यहाँ महामृत्युंजय महादेव मंदिर की पिंडर घाटी का शिव भक्तों का अटूट आस्था का सबसे बड़ा शिवालय है और यहाँ वर्ष भर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनौतियाँ लेकर आते हैं और महामृत्युंजय महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। निसंतान दंपतियों को यहाँ संतान की प्राप्ति होती है, इसीलिए यहाँ लोगों की गहरी आस्था बनी हुई है। अभी यहाँ पर 2015 से प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें देश विदेश के लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर शिलाएं दान की जा रही हैं, जिसमें राजस्थान से शिलाएं मंगाई गई और राजस्थान व महाराष्ट्र के विशेष मंदिर कारीगरों से मंदिर को भव्यता स्वरूप दिया जा रहा है। हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कुंवर सेन सागर की रिपोर्ट। मैं मनवर सिंह बुटोला, ग्राम सिमली, हाल निवास देहरादून, और मैं यहाँ पर मृत्युंजय महादेव की चरणों में अपना समर्पण करने के लिए आया हूँ। और मैं जितने भी यहाँ पर हमारे साथ भक्तगण आए हैं, सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ।
और यह हमारा प्राचीन मंदिर है, इसलिए हम यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हुए हैं सब परिवार से। इसलिए कि ये हमारा प्राचीन मंदिर है, इसलिए हम यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के लिए आए। सारे ग्रामीण वासी आ रखे हैं, 4 ग्राम है यहाँ पर, तकरीबन सभी लोग पहुँचे हुए हैं। बोलिए मृत्युंजय महादेव की आदि देवो महादेवो यदस्मत् कुल देवतम। सज्जनों, मैं तो बड़ा सौभाग्य समझ रहा हूँ कि हमारे क्षेत्रीय जनता में 33 गाँव के लोग यहाँ पर इस समय जो हैं शिवार्चन में विद्यमान है। यहाँ पर हमारे मृत्युंजय महादेव की पूजा में जो है सर्वदा जेठ के महीने में नया अन्न चढ़ाते हैं, अग्याल जिसे बोलते हैं, अग्याल चढ़ाते हैं। आषाढ़ और श्रावण में सर्वदा इन 33 गाँवों से अथवा ये जो 4 यहाँ पर मंडल हैं, इन मंडलों के द्वारा भवानी शंकर देवता की पूजा, रुद्राभिषेक, सतत जलधारा, ब्राह्मणों के द्वारा जो है रुद्राभिषेक किया जाता है। आज जो है श्रावण के महीने की अष्टमी तिथि है साहब, और अष्टमी जो है भगवान भोले शंकर को प्रिय है। वही अष्टमी जगदम्बा आदि शक्ति, गौरा शक्ति, नंदा शाकंभरी देवी के लिए भी बहुत ही प्रिय है। तो अष्टमी का दिन है, श्रावण का महीना है, वर्षा ऋतु है। इस ऋतु में मैं तो अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ, अपने यजमानों का सौभाग्य समझ रहा हूँ, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो भी यहाँ पर भगवान की पूजा कर पा रहे हैं, और रुद्राभिषेक भगवान मृत्युंजय महादेव में सतत जलधारा से, बिल्व पत्र से, पिंडर के जल के, गंगा जल से, पिंडर के से लाया हुआ गंगा जल से एवं बिल्व पत्र से भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान उनके मनोकामना सिद्ध करे। यह कार्य सतत जो है साल भर चलता है। जेठ में अग्याल, श्रावण में जो है रुद्राभिषेक, कार्तिक के महीने रुद्राभिषेक, उसके बाद माघ के महीने, बैसाख के महीने भी जो है भोले शंकर की पूजा की जाती है। आप हमारे कुल देवता है। जय भोले शंकर की। हम ग्राम गढ़कोट से दोनों भाई यहाँ पे अज्ञान लेके आ रखे हैं। हमारी बहुत कुछ मनोकामनाएं हैं जो हम शंकर जी से मांगने आए हैं। यहाँ पर हमारी पूजा है, हमने एक घंटी भी चढ़ा रखी है यहाँ पे, त्रिशूल। तो ये हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, इसमें बहुत आस्था रखते हैं हम। हर साल आते हैं हम यहाँ पे माथा टेकने के लिए, सबकी यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। ये बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है हमारे इस पूरे क्षेत्र का। तो मैं तो इस पर बहुत आस्था रखता हूँ। हमने हरिद्वार से गंगा जल ला के यहाँ पर चढ़ाने के लिए आ रखे हैं। मैं भोले शंकर से ये प्रार्थना करूँगा, भोले शंकर जो भी यहाँ पर आता अपना मनोकामना को लेकर उसे ज़रूर पूरा करते हैं। हम भी यहाँ पर कुछ मनोकामनाएं लेके आ रखे हैं। मैं भोले शंकर से ये प्रार्थना करूँगा कि सबको सुखी रखे, शांति रखे, सबकी मनोकामना पूरी हो। ये मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के वॉइस डायरेक्टर देवेंद्र गिरी ने सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का हरिद्वार की जनता से व बाहर से आए हुए लोगों से मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए अपील की। हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, जिससे कि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। हरिद्वार से हमारे संवाददाता देवेंद्र गिरी के साथ कैमरामैन रितेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र गिरी। भारत सरकार की गाइडलाइन, कोरोना के समय आप मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और आप जो है 20 सेकंड हाथ धोएं। आइए जानेंगे कि भारत सरकार की गाइडलाइन का कौन कौन पालन कर रहा है। क्या नाम है आपका? रिजाक जो है, आप जो भारत सरकार की जो मतलब कानून है, और कोरोना का समय रहा, 2 बार को लहर आई, काफ़ी लोग इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए। तो मास्क के विषय में जो आप अभियान चला रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए और हाथ 20 सेकंड धोने चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपका व्यवसाय, आपका जो कार्य, आप क्या काम करते हैं? आप रोजगार क्या है? ढोल बजाते हैं। ढोल बजा के दिखाओ जरा। के ही ढोल बजा रहा है, तो ऐसा ही सभी को करना चाहिए। तो आप जो है वहाँ से घर से सुबह आए आप वहाँ से? अच्छा, अब शाम को जाएंगे?
जो आपके जो है और मतलब जो जानकार हैं उनको आप क्या मास्क के लिए आप जागरूक करेंगे? हाँ जी करेंगे मास्क के लिए। आइए चलते हैं और जो व्यापारी हैं वह कौन कौन जो है मास्क का उपयोग कर रहा है, आइए जानते हैं। जो कोरोना के समय भारत सरकार ने जो मतलब एक गाइडलाइन जारी की थी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और मतलब जो है सैनिटाइजर और 20 सेकंड हाथ, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय आप नाम बताएं। भैया देखो, मोदी जी ने जो भी करा अपने सबकी भलाई के लिए करा। मास्क तो ज़रूरी है ही, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी, सैनिटाइज़र की भी बहुत ज़रूरी है। पहले क्या था कि लोग बाग ऐसे करते थे, आज अब पहले भी विदेश में मतलब सब चीज़ें चलती थी, ठीक है। ये मास्क ये नहीं है कि कोविड से बचाएगा, पॉल्यूशन किसी भी चीज़ से बचाएगा। और भैया हमारा पंचमुखी महादेव सेवा समिति से हूँ मैं, मोदी नगर गाजियाबाद। आशीष शर्मा। और कितने लोग आ रखे हैं मतलब ये अपने? हाँ, हमारे यहाँ 6 या 7 लोग हैं हम, ठीक है। तो हमने भी भाई साहब अपने यहाँ पे 1.5 लाख मास्क और सैनिटाइजर और साबुन अपने पूरे क्षेत्र को वितरित किए थे। तो कावड़ तो ले आने नहीं दे रहे इस बार प्रशासन, कैसे जल ले जाओगे? नहीं, कावड़ नहीं ले जाने दे रहे, हम जल नहीं ले जा रहे, हम तो बस ऐसे घूमने के लिए आए थे। अच्छा, ठीक है। तो जल तो अब ऐसा है कि भाई जब आए हैं हरिद्वार में नहाने तो थोड़ा बहुत तो लेके जा सकते हैं। नमस्कार, हमें आजाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र गिरी। भारत सरकार की कोरोना के समय जो गाइडलाइन थी उसका पालन कौन कौन कर रहा है, आइए जानेंगे। यहाँ पर जो है सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे जानेंगे कि कौन सी चौकी जो है कि ड्यूटी सर की लगी हुई है और क्या नाम सर का है। सर क्या नाम है आपका? सर कौन सी चौकी से संबंधित है सर आप? सर कोरोना के समय भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि मतलब मास्क लगाएं, इसके विषय में सर 200 मास्क जरूरी है क्योंकि कोरोना की चीज़ें है। तो अभी सर ने मतलब बताया कि सप्तर्षि चौकी से संबंधित सर हैं और बलवंत सर नाम बताया, सिंह रावत जी हैं। और मास्क जो है वो ज़रूरी है क्योंकि 2 लहर आ चुकी है और जो तीसरी लहर है उससे बचने के लिए इससे हमारे को कई लाभ हैं। प्रदूषण का लाभ है और उसके बाद जो है भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। भारत सरकार की कोरोना के समय जो गाइडलाइन उसका पालन कौन कौन लोग कर रहे हैं? हम पहुँचे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर पर। यह वेद निकेतन और मैं कहूँगा हितेश शर्मा जी को जरा दिखाएं जरा। यह वेद निकेतन जो है ये मार्ग जो है एक आपका शमशान घाट को मार्ग जाता है और यह जो मार्ग है यह सप्तऋषि और पवन धाम के लिए मार्ग जाता है। तो यहाँ पर जो है प्राचीन जो है हनुमान जी का मंदिर और इसकी जो है हनुमान जी के मंदिर पर जो है तो यहाँ के इसके प्राचीन हनुमान मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, आइए उनसे जानते हैं कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कि आप जो है मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बना के रखें, है ना। प्राचीन हनुमान मंदिर, आपका जो परिचय और परिचय आप बताएं। मेरा नाम महंत गंगारामाचार्य है और मैं श्री प्राचीन हनुमान मंदिर से महंत हूँ। जो भारत सरकार की कोरोना के समय जो गाइडलाइन है और कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर यूज करें और 20 सेकंड हाथ धोएं, इसके विषय में बताएं। मास्क के विषय में भाई साहब देखो, जैसे कि कोरोना लहर चल रही है, आपने पिछले भी देखा होगा कि हमारे भारत के अंदर हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से पहली लहर के समय पे लोगों को जागरूक किया गया कि आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें, लगभग 20 मिनट तक हाथ धोएं। तो इससे क्या है कि आपके जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर गए या कुछ भी हुआ, तो उसमें क्या है कि जो वायरस है इसको रोकने के लिए ही ये बहुत कारगर चीज़ है और इसको करना चाहिए। तो जैसे आप प्राचीन हनुमान मंदिर के आप महंत हैं, तो आज जो है जो अभियान मास्क का चल रहा है तो आपने हाथ में मास्क भी ले रखे हैं, तो ये मास्क आप वितरण करेंगे? जी। जो भारत सरकार की कोरोना के समय गाइडलाइन थी उसका पालन कौन कौन कर रहे हैं, इस अभियान को आज हम जो है प्राचीन हनुमान मंदिर पर जो वहाँ के महंत और जो वहाँ के व्यवस्थापक जो मतलब जो वहाँ पर पूजा पाठ संतों की सेवा करते हैं, पंडित आचार्य गंगाराम शर्मा जी ने जाना और आज उन्होंने एक मास्क का अभियान चलाया और वह अपने हाथ से जो मतलब हनुमान जी के सेवक है उनको मास्क वितरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय महाराज। जय जयकार हो, जय जयकार हो।
वो चाचा को भी देना भाई जी, चाचा तुम्हें कोरोना के समय जो 2 लहर पूरे विश्व में और भारत जो है उससे जूझ रहा है, और इस अभियान को, जागरूक अभियान को हम आगे की ओर लेके चलेंगे। हरिद्वार से देवेंद्र गिरी के साथ कैमरामैन नितेश शर्मा की रिपोर्ट। जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जी। आपको बता दें, नारसन विकास खंड के कार्यालय के सभागार में भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत चेक बांटे। वहीं इस मौके पर कोविड-19 के नियमों की और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल मंगलौर नारसन विकास खंड के कार्यालय में पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को चेक बांटे गए। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम में भाजपा के विधायक पहुंचे तो उनके साथ सैकड़ों लोग सभागार में घुस गए। पूर्व से निर्धारित इस कार्यक्रम में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोविड के नियमों को ताक पर रख दिया गया। जहां एक और लगातार शासन प्रशासन सहित केंद्र और राज्य सरकार कोविड नियमों के पालन कराने की दुहाई देती है और साथ ही सरकार द्वारा तीसरी लहर को देखते हुए पूरे भारत के सबसे बड़े कावड़ मेले को रोक लगा देती है। लेकिन वही नारसन विकासखंड कार्यालय के सभागार में खुद भाजपा सरकार के विधायकों द्वारा कोविड के नियमों को ताक पर रख दिया गया। वहीं ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर खुद सरकार के विधायक ही कोरोना की तीसरी लहर को गंभीरता से नहीं लेंगे तो खुद राज्य सरकार तीसरी लहर को रोकने में कैसे सफल होगी। मंगलौर से हमारे संवाददाता रश्मि ब्रालिया के साथ श्याम सुंदर की रिपोर्ट। कि नियत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, नियत अगर झूठी है तो बहाने हजार होते हैं। कुछ विपक्ष के लोग जरूर इसमें कुछ ना कुछ आपत्ति करेंगे, क्योंकि पहले जो होता था सरकारों में वो चुपके चुपके होता था। आज पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है, सबके सामने 446 लोगों को पहली किस्त 60,000 रुपए दिए जा रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ सबके सामने दिए जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार जो है ये काम कर रही है। फिर भी मैंने कहा है, कोई व्यक्ति, मैंने अपना उदाहरण दिया है कि चैंपियन साहब ने चेक बांटे हैं, बत्रा जी ने चेक बांटे हैं, फुरकान जी ने बांटे हैं, काजी जी ने बांटे हैं, देशराज कर्णवाल ने बांटे हैं। उनका कोई आदमी जाकर के गांव में ये कह दे कि हमारे विधायक जी ने चेक बांटे और हमें 500 रुपए दे दो, तो मैं उसके खिलाफ FIR लिखाऊंगा। ये मैं दोबारा कह रहा हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार, वो दिख रहा है, वो लगातार दिख रहा है कि देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो गरीब को समर्पित सरकार है। और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आज 446 लोगों को यहाँ पर आवास दिए जा रहे हैं। 60,000 रुपये की प्रथम किस्त आज जारी हो चुकी है। पूरी पारदर्शिता के साथ मैंने सबसे कहा है, आज ये चेक हमारे द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। कोई आदमी ये जाकर के कह दे कि विधायक जी ने चेक दिए हैं और हमें कुछ दीजिए, तो मैं लाभार्थियों से ये निवेदन करूंगा कि लाभार्थी मुझे बताए, थाने में मैं उसके खिलाफ FIR लिखाऊंगा। 1 रुपया भी अगर कहीं लगता है, 1 रुपये की भी अगर कोई डिमांड करता है तो वो अच्छा नहीं होगा। समझ ले, जो भी इस तरह के लोग हैं वो समझ ले, सीधा थाने में FIR दर्ज देशराज कर्णवाल करवाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।